डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थ्री कॉलम कैश बुक से क्या मुराद होती है और किस मकसद के लिए ये कैश बुक बनाई जाती है कारोबार में। क्या मकसद है, क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। थ्री कॉलम कैश बुक, नाम से आपको जाहिर हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश बुक। कैश बुक से मुराद ये नहीं है कि इसमें पैसे रखे जाते हैं, बल्कि कैश बुक से मुराद है एक ऐसी बुक जिसमें आप अपने कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग में जो लफ्ज़ होते हैं कभी कभी उनके मायने जो है वो बिल्कुल हकीकत होते हैं, और कभी कभी लफ्ज़ों के मायने जो है ना वो कुछ और होते हैं, मतलब धोखा देने वाली बात होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री कॉलम कैश बुक। अब आपको नाम पढ़ के ऐसा लगेगा सर जब हम ये बुक जब हम अपने रजिस्टर्स पर मेंटेन करेंगे तो इसमें सिर्फ 3 कॉलम्स बनेंगे। ये धोखा है, इसमें 12 कॉलम्स बनेंगे। सर ये क्या बात हुई, फिर इसका नाम थ्री कॉलम कैश बुक क्यों है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि इसमें जो कॉलम्स काउंट किए जाते हैं वो 3 कॉलम्स को काउंट किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है थ्री कॉलम कैश बुक। अच्छा, इससे पहले होती थी 1 कॉलम कैश बुक, या जिसे आप कह लीजिए सिंगल कॉलम कैश बुक। उसमें सिर्फ एक कॉलम होता था कैश का। उसके बाद आई डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक, उसमें 2 कॉलम्स होते थे। और अब है थ्री कॉलम कैश बुक, यानी इसमें 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे, यानी आपकी कैश बुक में जो है वो 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैश बुक के 3 कॉलम्स किस तरह से बनाए जाएंगे, किस तरह से ये काम करती है कैश बुक। देखिए, कैश बुक का मकसद क्या है बनाने का, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। कैश बुक का मकसद ये है कि जब भी आपके कारोबार में कैश आता है या जब भी आपके कारोबार से कैश जाता है तो उसके लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लेते हैं। जर्नल में उसे रिकॉर्ड नहीं करते, उसके लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लेते हैं जिसमें आप सिर्फ कैश का रिकॉर्ड लिखते हैं, यानी कितना कैश आया, कितना कैश गया और महीने के आखिर में कितना कैश बचा। इस पूरे रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हैं कैश बुक में। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कैश का अमल दखल नहीं है, यानी कि ना ही कैश आया है और ना ही आपके कारोबार से कैश गया है, तो उसे हम अपनी कैश बुक में नहीं लिखते। बस ये समझ लीजिए कि कैश बुक ख़वातीन के लिए उनका पर्स है और कैश बुक हजरात के लिए यानी मर्द हजरात के लिए उनका वॉलेट है। आप अपने वॉलेट का इस्तेमाल, ये पर्स का इस्तेमाल जब जब करेंगे बस सहन में रखिए कि तब तब आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तब आप जो है वो कैश बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि ख़वातीन बाज़ार जाती हैं, ख़वातीन बाज़ार गई, ख़वातीन ने वहाँ से 2 लिपस्टिक परचेज़ की, एक रेड कलर की और एक पर्पल कलर की। सही है, लिपस्टिक परचेज़ की आपने और दुकानदार से आपने कहा कि कितने पैसे हुए। दुकानदार ने कहा मुझे पैसे नहीं पता भाई लिपस्टिक के। दुकानदार ने कहा कि 500 रुपये होगा। अब आपने 500 रुपये दुकानदार को दिए, कहाँ से देंगे? पर्स से निकाल कर देंगे। तो आपने अपने पर्स का इस्तेमाल किया, एक्चुअली आपने कैश बुक का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। जैसे ही आपके पास से पैसा जाएगा आप उसे अपनी कैश बुक में लिखेंगे, और जैसे ही आपके पास पैसा आएगा उसे आप अपनी कैश बुक में लिखेंगे। तो इस कैश बुक का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि जब जब कारोबार में कैश आए कैश बुक में लिखना है, जब जब कारोबार से कैश जाए उसे अपनी कैश बुक में लिखना है। तो बस ये कैश बुक को बनाने का मकसद है। अगर कोई ऐसा काम हुआ जिसमें कैश लेन देन की बात फ्यूचर में की गई, यानी आपने वादा किया है कि बाद में पैसे अदा करेंगे या बाद में पैसे मिलेंगे, तो उस वक्त आपके पास ऑन द स्पॉट कैश नहीं आया। अगर ऑन द स्पॉट कैश नहीं आया या ऑन द स्पॉट कैश नहीं गया तो उसे आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। हाँ, जब फ्यूचर में पैसा आएगा या जाएगा तब बेशक रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर क्योंकि पैसा ना आया है ना गया है तो उसे आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात जहन में रखनी है कि जब पैसा आएगा तब लिखना है, जब पैसा जाएगा तब लिखना है। ठीक है जी। अब कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जो लेफ़्ट साइड होती है वो कहलाती है रिसिट साइड। रिसिट का मतलब है कि जब भी आपके कारोबार में पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव से निकला है रिसिट। तो जब भी आपके कारोबार में पैसा आ रहा है उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपने रिसिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। रिसिट साइड में बुनियादी तौर पर 3 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम इसमें होगा सेल्स डिस्काउंट का, पहले से मुराद ये कि जो हमारे काउंट वाले कॉलम्स हैं। पहला कॉलम होगा इसमें सेल्स डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम होगा इसमें कैश का, और तीसरा कॉलम इसमें होगा बैंक का।
जो इसमें डिस्काउंट का कॉलम है ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, यानी कि इसका बुनियादी मकसद नहीं है। एक्चुअल जो हमारा कैश बुक बनाने का मकसद है वो इन दो कॉलम्स पर फोकस करना है। कैश से मुराद आप यूं समझ लीजिए कि ये कैश नहीं है, ये आपका ऑफिस है, ये आपका जो ऑफिस है ये उसकी बात की जा रही है, और ये है आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। यानी अगर आपके ऑफिस में पैसा आता है, रिसीव करते हैं, तो आप उसे रिसिट साइड पर कैश के कॉलम में लिखेंगे। अगर आपके बैंक में पैसा आता है तो आप उसे रिसिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो डिस्काउंट को वक्ती तौर पर आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जब इसकी ज़रूरत पेश आएगी मैं इसे बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप फोकस रखिए सिर्फ दो कॉलम्स पर। पहला कॉलम है कैश और दूसरा कॉलम है बैंक का। कैश से मुराद मैंने आपसे कहा आपके ऑफिस के लिए जो कॉलम है वो है कैश का, और बैंक का कॉलम क्या है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो कॉलम किसको शो करता है, वो बैंक को शो करता है। इसी तरीके से दूसरी साइड, यानी कि ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड कहलाती है आपकी पेमेंट साइड, और उसमें भी तीन कॉलम्स बनाए जाएंगे। पहला कॉलम होगा परचेज डिस्काउंट, दूसरा कॉलम होगा कैश यानी आपका ऑफिस, और तीसरा कॉलम होगा आपका बैंक, ठीक है। अगेन इसमें जो डिस्काउंट का कॉलम है वो सपोर्ट के लिए है, एक्चुअल पर्पस हमारा कैश और बैंक का। तो अगर आप गौर करेंगे कैश यहाँ पर भी है, कैश यहाँ पर भी है, बैंक रिसिट साइड पर भी है, बैंक पेमेंट साइड पर भी है। इसका मतलब इतना है कि अगर आपके ऑफिस में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो आप उसे कैश के कॉलम में लिखेंगे। अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो आप उसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है जी। तो बस इतनी सी बात समझनी है कि पैसा अगर आ रहा है तो रिसिट साइड पर, पैसा अगर जा रहा है तो पेमेंट साइड पर, पैसा अगर ऑफिस में आ रहा है तो रिसिट साइड के कैश कॉलम है, पैसा अगर बैंक में आ रहा है तो रिसिट साइड के बैंक कॉलम में, पैसा अगर ऑफिस से जा रहा है तो पेमेंट साइड के कैश कॉलम में, पैसा अगर बैंक से जा रहा है तो पेमेंट साइड के बैंक के कॉलम में। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है डिस्काउंट को छोड़कर, तो कुछ मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। मैं जैसे ही ट्रांजैक्शन लिखूंगा आप मेरी वीडियो को पॉज करेंगे और खुद आइडेंटिफाई करेंगे दो स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले ये फैसला करना है कि जो ट्रांजैक्शन मैं लिखूंगा वो किस साइड पर आ रही है। जो ऊपर लिखा है मैंने रिसिट एंड पेमेंट, ये शो करता है आपकी साइड को। उसके बाद फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश के कॉलम में लिखना है या बैंक के कॉलम में लिखना है। मिसाल के तौर पर ये पहली ट्रांजैक्शन मैंने लिखी, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। मेरी वीडियो पॉज कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिसिट साइड पर आएगा या पेमेंट साइड पर, कैश के कॉलम में आएगा या बैंक के कॉलम में। अब मैं आपको समझा दूं, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, आपने मर्चेंडाइज बेची है कैश पर। अगर आप कैश पर मर्चेंडाइज बेचते हैं तो इसका मतलब ये है जब आप सेल करते हैं तो आपके कारोबार में पैसा आएगा। किसी को माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, बिल्कुल सही है। पैसा अगर आएगा तो उसे कहाँ लिखना चाहिए, उसे हमें रिसिट साइड पर लिखना चाहिए। पहला फैसला हुआ कि इस ट्रांजैक्शन को हमें पेमेंट साइड पर नहीं लिखना बल्कि इसे हमें रिसिट साइड पर लिखना है। तो पेमेंट साइड इग्नोर कर दीजिए, रिसिट साइड पर मौजूद रहिए। अब मर्चेंडाइज बेचिए आपने कैश पर, तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो रिसिट साइड के किस कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से मैं दूसरी ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, परचेज मर्चेंडाइज बाय इशूइंग चेक ₹10,000। अगेन मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और साइड और कॉलम डिसाइड कीजिए और फिर मेरी वीडियो को प्ले करके सुनिए कि आपने सही फैसला किया है या गलत। मर्चेंडाइज आपने परचेज की। अगर आप किसी से सामान खरीदते हैं तो आपके पास से पैसा जाता है, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड पर लिखेंगे, पे कर रहे हैं पैसा। मर्चेंडाइज खरीदी है तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे, पैसा गया, और डिसाइड करेंगे कि हमने कैश दिया है या चेक दिया है। तो देखिए सवाल में लिखा हुआ है बाय इशूइंग चेक, आपने चेक दिया है। अगर आप चेक दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से जाएगा, पैसा आपके बैंक से जाएगा। तो फिर इस 10,000 को हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी। आखिरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, बहुत मुख्तसर सी, आसान सी, बड़ी सी ट्रांजैक्शन है। परचेज्ड फर्नीचर 30,000, आपने 30,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। पेड कैश 20,000, जिससे खरीदा आपने उसे कैश दिया 20,000 रुपये का। एंड इशूड चेक फॉर द बैलेंस, और कहा कि भाई बाकी कैश नहीं है मेरे पास, उसके बदले आप मुझसे चेक ले लीजिए। दुकानदार ने कहा हाँ ठीक है लाओ चेक दे दो। पहला फैसला कीजिए कि इसे मैं रिसिट साइड पर लिखूंगा या पेमेंट साइड पर। तो देखिए आपने फर्नीचर खरीदा है। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो जिससे आप फर्नीचर खरीदेंगे आप उसे पैसा अदा कर रहे हैं। पैसा अदा कर रहे हैं तो आपके कारोबार से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो किस साइड पर लिखना है, पेमेंट साइड पर। डिसाइड हो गया कि पेमेंट साइड पर लिखना है, रिसिट साइड को छोड़ दीजिए। अब ये डिसाइड करना है कि अगर पेमेंट साइड पर लिखना है तो कैश के कॉलम में लिखना है या बैंक के कॉलम में। अगर कैश दिया है तो कैश के कॉलम में लिख दीजिए, अगर चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेड कैश 20,000,
हमने कैश दिया है 20,000, अगर कैश दे रहे हैं तो ये 20,000 रुपये कैश के कॉलम में लिखे जाएंगे। एंड इशूड चेक फॉर द बैलेंस, और साथ ही साथ हमने उसी दिन चेक भी दिया है, उसी दिन चेक भी दिया है। इसका मतलब पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा हमारे बैंक से जाएगा। अब सवाल है कि बैंक से कितना पैसा जाएगा? 30,000 का फर्नीचर था, 20,000 रुपये कैश दे दिए, तो बैलेंस बचता आपके पास 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये आपके कहाँ से जाएंगे? बैंक से जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को आप पेमेंट साइड पर लिखेंगे और एक ही वक्त में दोनों कॉलम्स में लिखेंगे, यानी कैश के कॉलम में लिखेंगे 20,000 और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है जी। तो ये कुछ मुख्तसर सी ट्रांजैक्शन। अब मजीद एक और ट्रांजैक्शन की जानिब आपको लेकर चलता हूं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होगी। लिखा हुआ है कुछ ऐसे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, कहाँ से निकाल कर जमा करवाया? सर हमने अपने ऑफिस से कैश निकाल कर बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो अगर मैं अपने ऑफिस से कैश निकाल कर बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं तो मुझे फैसला करना है कि मैं उसे रिसिट साइड पर लिखूं या पेमेंट साइड पर लिखूं। फैसला करते हैं। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो ज़रा सोचिए मेरे बैंक में पैसा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी मेरे बैंक में पैसा आ रहा है। और अगर पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, तो कहाँ लिखना है? सर उसे हमें रिसिट साइड पर लिखना चाहिए। बिल्कुल सही है, रिसिट साइड पर लिखना चाहिए। और किस कॉलम में लिखना चाहिए? बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या बात हुई? हमारे ऑफिस से पैसा भी तो जा रहा है, कैश भी तो जा रहा है। बिल्कुल सही है आपकी बात कि आपके ऑफिस से कैश जा भी रहा है, क्योंकि आपने जो बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए हैं वो अपने ऑफिस से निकाल कर फिर बैंक में जमा करवाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑफिस से कैश जा रहा है। और अगर कैश आपके कारोबार से जाता है तो हम उसे किस साइड पर लिखते हैं? हम उसे पेमेंट साइड पर लिखते हैं, यानी इसे हमें पेमेंट साइड पर भी लिखना है। और कैश अगर जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है? ऑफिस से जा रहा है या बैंक से जा रहा है? तो देखिए आपने ऑफिस से कैश निकाल कर बैंक में जमा करवाया, इसका मतलब ये है कि आपके ऑफिस से कैश जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे रिसिट साइड पर भी लिखूंगा बैंक के कॉलम में, और मैं इसे पेमेंट साइड पर भी लिखूंगा कैश के कॉलम में। सर ये क्या बात हुई? तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों तरफ आ रही है वो क्या कहलाती है? अभी आपको समझाता हूँ। तो जहन में रखिएगा कि जब भी आप अपने ऑफिस से पैसा निकालकर बैंक में जमा करवाएं, यानी ऑफिस से कैश बैंक में जा रहा है, या जब भी कैश बैंक से वापस आप अपने ऑफिस में लेकर आ जाएंगे, ऑफिस से बैंक, बैंक से ऑफिस, जब भी कोई ऐसा काम होगा, यानी पैसा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं खर्च नहीं हो रहा, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। ऑफिस से बैंक में जाए या बैंक से वापस पैसा ऑफिस में आ जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और ये दोनों साइड्स पर लिखी जाती है, यानी रिसिट साइड पर भी लिखी जाएगी और पेमेंट साइड पर भी लिखी जाएगी। ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? एक ऐसी एंट्री जिसे आप अपनी कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिसिट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी। और बुनियादी तौर पर ऐसी दो एंट्रीज हैं, एक वो जब आप ऑफिस से पैसा बैंक में जमा करवाएं, और एक वो जब आप अपने बैंक से पैसा निकाल कर ऑफिस में लेकर आ जाएं, घर लेकर ना जाएं बल्कि ऑफिस में लेकर आ जाएं। तो इन्हीं दोनों एंट्रीज को मैं यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पर लिखता हूँ। पहली एंट्री कैश या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरी एंट्री विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक से पैसा निकालकर आप ऑफिस में लेकर आ गए। ऑफिस यूज से मुराद है कि आप बैंक से पैसा निकालकर ऑफिस में लेकर आए हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कैश बुक के हवाले से। अब सर आपने ये तो बता दिया कि कैश बुक का मकसद क्या है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि कैश बुक बनेगी कैसे। अगर सब कुछ एक ही बार बता दूंगा तो हजम नहीं होगा आपसे। तो अब कैश बुक बनेगी कैसे, इंशाल्लाह ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है जी। आई होप कि आपको कैश बुक का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा कैश बुक बनाने का मकसद क्या है, कौन सी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में लिखी जाएंगी और कौन सी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर अगली वीडियो में कैश बुक के एक सवाल के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।